अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू पीपल ऑन दिस चैनल अलॉन्ग विद माय क्लास। मेरी क्लास की तरफ से भी आप लोगों को वेलकम, इतने सारे बच्चों की तरफ से। अच्छा, तो बाकी ये है कि जो मेरी फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन है उसके एक्सट्रीम राइट पे, उसको प्रेस करें, 3 बार्स आएंगी, उसमें से आपने ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना है। तो पाकिस्तानी होने के प्रॉब्लम्स हैं कि यहाँ पर लाइट ऑफ है, लेकिन कोई बात नहीं, लाइट ऑफ में भी मैं बहुत खूबसूरत ही लगूंगा, तो मैंने सोचा मैं रिकॉर्डिंग ही कर लूँ। तो वैसे भी कहते हैं कि जो हुस्न होता है वो देखने वाले की आंख में होता है। जी फात भाई, सही है ना? मैं सही कहा ना मैंने? तो अब ये है कि हम आज की बात स्टार्ट करते हैं। आज जो है आई थिंक 3rd या 4th लेक्चर है, यूट्यूब के मुताबिक आपका तीसरा है। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये टॉपिक तो काफ़ी सारा थेरेटिकल ही है। पहली बात, आप इसमें से चाहें तो नोट डाउन कुछ भी नहीं करें। मैं अभी आपको बुक से रीडिंग भी करवा दूंगा इसकी, और आपको मैं वहीं से बता दूंगा। एंड गाइस, आप भी कनेक्टेड रहिएगा, कोई भी पार्ट इसका स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें बोर्ड पे लिखनी हैं, कुछ चीज़ें मैंने टेक्स्ट बुक से बतानी हैं। तो साथ साथ आप मार्क करते जाइएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो फिर आपको बार बार फॉरवर्ड एंड रिवर्स करके देखना पड़ेगा, तो वो फिर फॉरवर्ड रिवर्स करने के चक्कर में बाज़ औक़ात गाड़ी जो होती है ना दीवार में लगती ठा करके, तो आपको दीवार में लगने से बचाना चाहता हूँ। तो इसलिए जो है ना, आप लोग कनेक्टेड रहिएगा, फॉरवर्ड एंड रिवर्स ना करना पड़े आपको। तो गाइज़, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ये सारे वैसे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांस जो होता है ना, वो ऑलमोस्ट कह लें ना होने के बराबर होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। भाईजान, आप थोड़ा इसको फोकस कर लें। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ कहाँ से हासिल किए जाते हैं ये देख लें आप। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बेसिकली 3 सोर्सेस हैं। सबसे पहला जो मेजर सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो है कोल, मतलब कोयले से हासिल किया जाता है। यार आप ना सर से रिक्वेस्ट करें इनको उस कमरे में ले जाएं, बच्चों को यहाँ फिर आवाज़ आएगी। अच्छा यार देखें, कोल है। नंबर 2 पे जो सोर्स है दैट इज़ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस से हासिल होते हैं। एंड एट नंबर 3 जब हम बात करते हैं तो दैट इज़ पेट्रोलियम। तीसरा जो सोर्स है, 3rd वन जो है दैट इज़ पेट्रोलियम। तो मतलब ये सारे बेसिकली फ्यूल्स भी हैं ना, तो मतलब कोयला भी फ्यूल है, नेचुरल गैस भी फ्यूल है, और पेट्रोलियम भी फ्यूल है। बेसिकली मैं इनकी तरफ आने ही वाला था। ये आपको ये वैसे तो ये आपने जो बातें मैं बताने लगा हूँ ये याद नहीं कर ली, लेकिन चूँकि डेली लाइफ में ये यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए आपको इनका पता होना चाहिए कि आपसे मतलब अगर कोई वैसे भी पूछ लेता है तो आपका कॉन्सेप्ट इसमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो देखें, जो कोल है बेसिकली कोयले को कहते हैं। तो आपको पता है कोयला जो है बड़ी जगहों पर, मतलब जहाँ पर सस्ते फ्यूल्स नहीं हैं वहाँ पर एज ए फ्यूल यूज़ होता है या इसकी अवेलेबिलिटी पे है। दूसरी, अच्छा देखें, नेचुरल गैस जो है ना, ये एज ए गैस, मतलब घरों में जो सुई गैस आती है उसका भी मेजर कंटेंट जो होता है वो CH4 मीथेन का होता है। ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। पेट्रोलियम की काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स है, जिनमें जो हम ज़्यादातर जिससे अवेयर हैं वो पेट्रोल है, गैसोलीन कहते हैं जिसको, डीजल है। तो आजकल तो आपको इसका बहुत ही ज़्यादा पता होगा, इसके रेट्स जो हैं अंधाधुंध बढ़ते चले जा रहे हैं। तो खैर, हमारे सियासतदानों का शुक्रिया जो हमारा सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। एनीवे, हम बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं कोल की। नंबर 1 हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। कोल यार, अब ये जो है ना भाई, अब आपने इसी पे फोकस रखना है। अच्छा, सबसे पहली बात, कोल जो है, हम सबसे पहली जो बात करेंगे हम कहेंगे ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, हमें कैसे पता चला कोयले का। सबसे पहले तो ये जो है ना, इसका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज़, इसका क्वेश्चन है कि हाउ कोल वाज प्रोड्यूस्ड कोयला सबसे पहले, नेचुरली कह लें, चलें लिख दें, नेचुरली कोयला कैसे प्रोड्यूस हुआ नेचुरली। यार ये बड़ी आसान सी बात है, क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आसान बात है। देखिए, कहते हैं कि आज से एटलीस्ट कोई 500 मिलियन ईयर्स अगो, 500 मिलियन ईयर्स बहुत ज़्यादा बनता है, तो ऑलमोस्ट आज से कोई 500
मिलियन ईयर्स अगो, मिलियन ईयर्स अगो तब के जो प्लांट्स एंड एनिमल्स थे वो जब डाई हो गए, तो 500 मिलियन साल बड़ी ज़्यादा देर है। तो उस तब जो जानदार जो थे एनिमल्स एंड प्लांट्स थे उनकी डेथ हो गई। तो फिर हुआ कि जियोलॉजिकल चेंजेस आई, तो उनके ऊपर मिट्टी की तहें जमती चली गई। ठीक है, तो मिट्टी की तहें जमती चली गई। फिर मतलब ये देख लें कि सैंड के जो थे तूफ़ान आते रहे, फिर पानी के तूफ़ान आते रहे, फिर टॉर्नेडोज़ वगैरह, ये सारी जियोलॉजिकल चेंजेस हैं। तो इसमें होता ये है कि कई दफ़ा जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं मैदानों में तब्दील हो जाते हैं, और बड़े बड़े मैदान जो होते हैं वो पहाड़ों में तब्दील हो जाते हैं। तो फिर इसी तरह से सैलाब वगैरह आते हैं, वो ज़मीन की टेक्सचर बिल्कुल चेंज कर जाते हैं। तो इन 500 मिलियन सालों में जितनी भी जियोलॉजिकल चेंजेस आई, उनके नतीजे में जो जानदार मर गए थे वो डिफरेंट सेडिमेंट्स के नीचे दबते चले गए। सेडिमेंट्स कहते हैं तहों को, मुख्तलिफ तहें लगती चली गई ना, मतलब कहीं रेत की तह लग गई, कहीं पर पत्थरों की तह लग गई, वट एवर इस तरह से। तो फिर क्या हुआ कि उन जानदारों की बॉडीज़ जो थी, पता है कि लिविंग ऑब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं, रादर वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, उनके ऊपर जो होते हैं, उनके अंदर जो होता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। अब हुआ क्या, ऑर्गेनिक मटेरियल्स कौन से होंगे जिसमें कार्बन का कंटेंट सबसे ज़्यादा है? दे आर हैविंग द कार्बन एज एन एसेंशियल एलिमेंट। तो यार देखें, वो मुख्तलिफ उसके ऊपर तहें जमती चलेगी और उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता रहा, और अर्थ क्रस्ट से उनको टेम्परेचर मिलता रहा, और आहिस्ता आहिस्ता जो थे वो लकड़ी से फिर आहिस्ता जो थे कोल में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। और कोल की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो डिफरेंट फॉर्म्स आप लोगों ने याद रखनी है। तो जो सबसे पहले वुड है, वुड कन्वर्ट हो गई, लेट मी चेक, पीट में सबसे पहले जो इसकी इनिशियल फॉर्म है, सबसे पहले ये वाली इक्वेशन जो बुक में लिखी है आपने लिखनी है, मैं अभी बुक से भी रीड करवा देता हूँ कि जो वुड है सबसे पहले, ये जो वुड थी ये मतलब बैक्टीरियल एक्टिविटी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे ये कन्वर्ट हो गई पहली फॉर्म में, दैट वाज पीट, कोयले की जो सॉफ्टेस्ट फॉर्म थी उसमें कन्वर्ट होगी। हम कह सकते हैं बैक्टीरियल एक्टिविटी इस पे काम करती है, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। अदरवाइज़ जो आपकी बुक में कंडीशंस लिखी हुई हैं वो आप लिख लें, हाई टेम्परेचर, इसको हम अभी बुक से भी देख लेते हैं। ये सारी कंडीशंस होती हैं, बैक्टीरिया की जगह पे समटाइम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी लिख लिया जाता है। तो आपकी बुक में उसने जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें लिखा गया है जी बैक्टीरिया एंड केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में ये जो वुड थी ये पीट में कन्वर्ट हो जाती है। फिर ये जो पीट है इन द नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट स्टेज, इसी पे जब प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज फर्दर हो जाता है तो आई थिंक ये लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाती है। द सेकंड फॉर्म इज़ लिग्नाइट, ये लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाती है और इसकी कंडीशंस जो होती हैं वो सेम रहती हैं। मैं दोबारा नहीं लिखूँगा, मैं जस्ट ये लगा देता हूँ, इसका मतलब है पहले वाली कंडीशंस। अभी ये टाइम के साथ साथ होता है, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ये वुड पीट में कन्वर्ट हो जाती है इन कंडीशंस पे। मज़ीद टाइम गुजर, ये कोयले की सबसे पहली फॉर्म है, लकड़ी से जब कोयला बनता है ना तो ये सबसे पहली फॉर्म है। तो यहाँ पर देखें ये पीट बन गया, फिर लिग्नाइट बन गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, ये लिग्नाइट जो होता है ये बाइट्यूमिनस कोल में कन्वर्ट हो जाता है सेम कंडीशंस में, बाइट्यूमिनस बोलते हैं इसको, बाइट्यूमिनस कोल। जी भाई बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या होता है, इसकी जो अगली फॉर्म बनती है इसमें भी कंडीशंस वही रहती है, इसमें भी कंडीशंस वही रहती है, और ये कोल की फाइनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है जिसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा हो जाता है, दैट इज़ एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट। अच्छा यार, अब इनमें कार्बन का कंटेंट बढ़ता चला जाता है, इसमें होता है ऑलमोस्ट कोई 20% टू 40%, इसमें 40 to 60%, 60 to 80%, और इसमें 80 to 100% हो जाता है। ये आपने इसे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ये आपकी इस बुक में ये नहीं लिखा हुआ। तो ये यहाँ तक आपने इसका आंसर लिखना है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है तो भाई इसको रोटेट करके थोड़ा इधर कर लें, आप अपनी बुक्स निकाल लें, मैं आपको बुक से बता दूँ, पेज 120 है, जूम आउट कर लें थोड़ा सा, पेज 120 है। तो यहाँ पर देखें 120 पे लिखा सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको तो जस्ट रीड कर लें जो 3 लाइंस लिखी हुई हैं, लेकिन जहाँ से कोल की हेडिंग दी गई है ना, इसके ऊपर आप ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ कोल वाज प्रोड्यूस्ड नेचुरली या ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड। तो
इट इज़ बिलीव दैट, यहाँ से आप इसका आंसर लिखना शुरू करेंगे, इट इज़ बिलीव दैट कोल इन नेचर वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द ट्रीज बेरिड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट सम 500 मिलियन ईयर्स अगो। 500 मिलियन साल पहले जो ज़मीन की तहों में जानदार दब गए, उनसे ये प्रिपेयर किया गया कोल खुद ही बना, बल्कि ड्यू टू द बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शंस ऑन वुड इट गॉट कन्वर्टेड इनटू पीट, ये पीट में कन्वर्ट हो जाता है। देन एज अ रिजल्ट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट पीट गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू कोल। तो अब ये देखें कोल, इसकी जो प्रॉपर फॉर्म है, सबसे अच्छी फॉर्म है वो एंथ्रासाइट है। तो अब आगे नीचे आपने ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये जो ब्लू से सर्कल के अंदर आपने ये लिख देनी, यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, कोल जो है ना, कोल के अंदर और भी काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, और वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है कोल तार में, उसके अलावा कोल गैस में, उसके अलावा कोक में, और अम्यूनिकल लिकोर्स में भी कन्वर्ट होता है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन, या हम किसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो हम इसकी तरफ तो बाद में जाएंगे, पहले मैं आपको डिस्टिलेशन के बारे में बता दूँ। ये कोक होती है, ये बिल्कुल, ये जब हम इसकी फ्रैक्शंस पढ़ेंगे ना उसमें बताऊंगा। जब उसमें से सारी यूज़फुल प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं ना, पीछे जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है, रेजिड्यू कहते हैं उसको, वो होता है, ये मैं अभी बताऊंगा आपको। अच्छा यार, इसको थोड़ा फोकस कर लें इस पर। अब देखें यहाँ पर ना, मैं आपको बताता हूँ डिस्टिलेशन क्या होती है। जो वर्ड डिस्टिलेशन होता है ना यार, अभी तक हमने जितना पढ़ा है या जितनी मैंने डिटेल बताई उसमें जस्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं डिस्टिलेशन की। डिस्टिलेशन इज़ बेसिकली सेपरेशन मेथड, एक सेपरेटिंग टेक्निक है। हम किसी एक मटेरियल से किसी दूसरे मटेरियल को अलहदा कर लेते हैं, डिस्टिल कर लेते हैं। डिस्टिलेशन का लफ्जी मतलब अलहदा करना है या अलहदगी। अब मियाँ बीवी की अलहदगी को ना डिस्टिलेशन में ले लेना, हाँ, वो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से डिस्टिल हो गए। जैसे मैं पढ़ा रहा था, मैंने पढ़ाते हुए एक दफ़ा बोला क्लास में, मुझे बच्चे ने कहा सर वोलेटाइल कंपाउंड्स कौन से होते हैं। मैंने बोल दिया जी वो मटेरियल्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे उड़ जाते हैं। अब मैंने कहना था वेपोरेट होते हैं, मैंने कह दिया उड़ जाते हैं। कहता सर एक बंदा छत से छलांग लगा दे तो वो वोलेटाइल हो जाएगा। मैं लख लाना तो भाई फिर तो आपने भी डिस्टिलेशन का जो लफ्जी मतलब है वो अलहदगी लेना है। उर्दू की मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। डिस्टिलेशन टू सेपरेट टू कंपोनेंट्स, टू और मोर कंपोनेंट्स। अच्छा, इसकी फिर दो टाइप्स आ जाती हैं। वन ऑफ देम इज़ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, द अदर वन इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आज तक आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ा है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भाईजान, ये लेक्चर्स में पूरी डिटेल में बता रहा हूँ। एक तो ये है कि यूट्यूब पे जाने हैं तो पूरी डिटेल होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपकी साथ साथ ई कैट और एम डी कैट की तैयारी भी करवाएंगे। याद रखिएगा, ई कैट और एम डी कैट वो स्टूडेंट्स क्लियर कर पाएंगे जो कंसेप्चुअली साउंड हैं, जो कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हैं। अदरवाइज़ वो इसको नहीं कर पाएंगे, बहुत पीछे रह जाते हैं। आपके एफएससी में बहुत अच्छे मार्क्स भी हैं तो फिर भी आप पीछे रह जाएंगे अगर आप कंसेप्चुअली साउंड नहीं हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अदर वन इज़ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। मैं इन दोनों का फ़र्क बता देता हूँ, बड़ी दुनिया को इसका फ़र्क नहीं पता होता। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होती है ना यार, उसमें हमें कंपोनेंट्स को ब्रेक नहीं करना होता, सिर्फ उनको हमने अलहदा करना होता है। कंपोनेंट्स टूटते नहीं हैं और ज़्यादातर केसेस में ये दो लिक्विड मटेरियल्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है। मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सेपरेशन ऑफ लिक्विड कंपोनेंट्स, लिक्विड्स के अंदर हम इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो साथ में हम नो डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन हम चाहते हैं कि मटेरियल्स की डिकम्पोजिशन ना हो। जैसा कि वाटर एंड अल्कोहल है, वाटर एंड अल्कोहल जो होती है उसको हमने जस्ट हीट करना है, अल्कोहल्स के वेपर्स बनेंगे और वो किसी दूसरे बर्तन में जाएंगे, हम उनको कलेक्ट कर लेंगे। तो ये होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ज़्यादातर लिक्विड्स के लिए यूज़ होती है। हम जब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पे, तो यह डिस्ट्रक्टिव जो वर्ड है ये डिस्ट्रक्शन से निकला है। इसका मतलब होता है तबाह कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या किसी भी कंपाउंड को जब डिस्ट्रॉय करते हैं तो उसको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। और इसमें जिस कंपाउंड की हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं हमें वो नहीं मिलता, उसके अंदर से हासिल होने वाली बाकी प्रोडक्ट्स सारी मिल जाती हैं। इसमें हम सिर्फ दो कंपाउंड्स को अलहदा करते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में हम एक कंपाउंड को तोड़ के उसको छोटे कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर उन छोटे कंपोनेंट्स को हम अलहदा करते हैं। बात की समझ आई ना?
तो ये है फ्रैक्शनल और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में फ़र्क। अब जब कार्बन की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाई जाती है तो इसको हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, दैट नेम इज़ कार्बोनाइजेशन। तो यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तकरीबन हर दफ़ा बोर्ड में रिपीटेड होता है। मैं अभी आपको इसका सॉरी अभी मैं आपको इसका बुक से आंसर बताऊंगा, पहले समझ लें। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, कार्बोनाइजेशन, क्वेश्चन ये आता है, ज़फ़ीर भाई थोड़ा इधर करें फोकस इसको। व्हाट इज़ मेंट बाय कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ये ज़रूर लिखा जाएगा, ऑफ कोल ज़रूर लिखेगा, वो क्वेश्चन पूछेगा, या तो ऐसे पूछेगा या फिर पूछेगा या कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन बेसिकली डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ही होती है, लेकिन स्पेसिफिकली यूज़ होता है ये वर्ड कार्बन की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के लिए। अगर कार्बन की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है तो उसको हम कार्बोनाइजेशन बोलेंगे, लेकिन अगर किसी और कंपोनेंट की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है तो हम उसको कार्बोनाइजेशन नहीं बोलेंगे, हम उसको सिर्फ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ही बोलेंगे। अब कार्बोनाइजेशन में होता क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करते हैं, ये बहुत प्राइम कंडीशन है इसकी। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड हीट किया जाता है जी इसको, हीटेड अप टू, यार इसका टेम्परेचर 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किया जाता है इसको, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है, अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो फिर वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन नहीं होती, फिर वो कंबस्शन हो जाती है और हमारे पास प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स बन के उड़ जाते हैं, तो हमारे पास कुछ भी नहीं आता, हमारा ये प्रोसेस वेस्ट हो जाता है। तो हमेशा याद रखें, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो होती है वो होती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो कंबस्शन या ऑक्सीडेशन होती है। कंबस्शन ऑक्सीडेशन में भी क्लियर डिफरेंसेस मैं आगे चल के बताऊंगा, आपने कनेक्टेड रहना है बस। अच्छा देखें अब, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप लोग ये सारे लेक्चर्स ऑर्गेनिक के ले लेते हैं, आप लोग कंसेप्चुअली इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपका एटलीस्ट केमिस्ट्री मुश्किल नहीं लगने वाली। और सक्सेसफुल वही होता है जो किसी अच्छे टीचर से जिसने लेक्चर लिए होते हैं। तो आपके कहने का मतलब मैं अपने आप को अच्छा टीचर कह रहा हूँ लेकिन चलें कोई बात नहीं, कभी कभी अपनी जो तारीफ़ भी कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है जी तीसरी कंडीशन, ये बड़ी प्राइम कंडीशन है, इसमें आपके मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज़, हर जो प्रोसेस हम करवाते हैं हमें उसकी मेन प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं। तो इसकी जो मेजर प्रोडक्ट है, इसकी जो प्रोडक्ट्स आती हैं, 3 प्रोडक्ट्स आती हैं, चलें वो भी मैं यहीं लिख देता हूँ, मैं ये ब्लू मार्कर से लिख रहा हूँ। इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इसकी 4 प्रोडक्ट्स बनती हैं, लेकिन आपकी बुक में 3 प्रोडक्ट्स बताई गई हैं, तो आप 3 ही लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कोल गैस, आप कह सकते हैं द फर्स्ट प्रोडक्ट इज कोल गैस, दैट इज कोल गैस, एंड द सेकेंड प्रोडक्ट इज कोल टार, एंड द थर्ड प्रोडक्ट इज कोक। ये पीने वाली कोक नहीं है, बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये मारने वाली कोक है अच्छा जी, ये कोक। और चौथी प्रोडक्ट एमोनिकल लिकोर्स होते हैं, आपकी बुक में नहीं बताए गए तो आप भी रहने दें। अच्छा जी, लेकिन ये बात ध्यान में रखें, अगर एमडी कैट या ई कैट में कह ले कि चौथी प्रोडक्ट कौन सी है, तो फिर आपने इसमें अमोनिकल लिकोर उसको लिखना है, अमोनिया या अमोनिकल लिकोर, अमोनिया या अमोनिकल लिकोर। वैसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, आज तक नहीं आया, ना एमडी कैट में, ई कैट में, ना ही एफएससी में। अच्छा जी, अब देखें ये 3 इसकी प्रोडक्ट्स बनती हैं, और ज़बरदस्त बात इसमें पता क्या है, जब हम कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, आई मीन टू से कार्बोनाइजेशन करवाते हैं, वी गेट 3 प्रोडक्ट्स एंड ऑल द 3 फिजिकल स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड हियर। That one is the gas, that one is the liquid and this one is the solid। तो मैं साथ में मेंशन भी कर देता हूँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये अक्सर हम टीचर लोग बताना भूल जाते हैं। तो ये देख लें, that must be a gas, इसके तो नाम से ही जाहिर है ना, कोल गैस। कोल टार बेसिकली दैट इज लिक्विड, ये लिक्विड है, एंड दैट इज अ सॉलिड।
तो भाईजान जब आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, कार्बोनाइजेशन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो अब प्यारे प्यारे कमीने बच्चों, वो क्लास का डायलॉग मैंने इधर भी बोल दिया, चलो कोई बात नहीं। तो यू गाइस डोंट बी वरीड अबाउट, ये मेरा डायलॉग है, मैं स्टूडेंट्स को ज़रा प्यार से कह देता होता हूँ प्यारे प्यारे कमीने बच्चों। अच्छा, तो ये देखें प्रोडक्ट्स जो हैं ये 3 बनती हैं, आपने ये 3 चीज़ें इसमें लिखनी हैं, फिर आपको इसके 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे, अदरवाइज़ 1 नंबर ड्रॉप हो जाएगा। और अगर हम इसको बुक से इसका आंसर करना चाहें तो मैं अभी बता देता हूँ, अभी थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लें। अच्छा, इससे नेक्स्ट जो है ना, इससे नेक्स्ट जो है आगे बात आती है हाँ जी, पाकिस्तान की जो टोटल कोर रिसोर्सेज हैं, ये भी अभी बुक से पढ़ेंगे। टोटल कोल रिसोर्सेज हैं ना, मतलब पर एनम पाकिस्तान के, मतलब कितना कोल पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहा है। टोटल कोल रिसोर्सेज, टोटल कोल रिसोर्सेज, ये MCQ में ही आती है बात। तो टोटल कोल रिसोर्सेज 184 बिलियन टन्स हैं, बिलियन टन्स हैं पाकिस्तान में। लेकिन ये रिपोर्ट जो है ना, दिस इज़ सो एम्बैरेसिंग कि ये रिपोर्ट जो है 2002 की प्रिंटेड है एंड इट्स 2022। हम 20 साल पीछे चल रहे हैं साइंसेस में। हकीकत में तो हम 120 साल पीछे हैं साइंसेस में। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हैं। हम 1100 में से 1100 नंबर लेकर ना कोई थॉमस एडिसन प्रोड्यूस कर रहे हैं और ना ही हम जो है ना न्यूटन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना ही हम कोई और अच्छा साइंटिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन चलें कोई बात नहीं, 1100 बस से 1100 नंबर तो ले लिए ना हमने। एनीवे बच्चों, ये हमारे सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन चलें, कोल रिसोर्सेज इतने हैं, लेकिन ये पुरानी रिपोर्ट है, 20 साल पुरानी रिपोर्ट, अब चेंज हो चुके हैं। लेकिन यू हैव टू फॉलो योर टेक्स्ट बुक, आपने अपनी टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करना है। तो इसका 80% ये आई थिंक सो के बढ़े होंगे, तो क्योंकि नए रिसोर्सेज भी डिस्कवर हो रहे हैं डे बाई डे। तो अब इसमें जो है दूसरी बात जो है ना, इसके अंदर जो एम्बैरेसिंग है वो ये है कि ये अच्छी क्वालिटी का जो है कोयला नहीं है। ये बुक में नहीं लिखा हुआ, बुक में थोड़ा सा इतना लिखा कि 80% ये जो कोयला है ना जो हम बना रहे हैं, 80% ये कोयला इस्तेमाल हो जाता है भट्ठियों के अंदर ईंटें बेक करने के लिए। हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ करने के लिए हम ईंटें बनाते हैं और ईंटें बेक करने के लिए हम इसको भट्ठियों के अंदर यूज़ करते हैं, तो किलन्स के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा है। हमें चाहिए था हम इसको पावर यूसेज में लेके आते हैं, पावर प्रोडक्शन यूज़ में लेके आते हैं, लेकिन हमारी कह लें कि ख़राब किस्मत है कि ये जो हमारे पास जो पावर प्लांट्स में यूज़ होता है वो एंथ्रासाइट यूज़ होता है। हमारे यहाँ पर एंथ्रासाइट ग्रेड का कोयला नहीं मिलता, हमारे यहाँ पर ये ग्रेड्स मिलते हैं, एंथ्रासाइट बहुत कम है, जिसकी वजह से हम इसको पावर सेक्टर में यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर समर मुबारक बंद ने बहुत शोर मचाए रखा कि मैं कर सकता हूँ, तो वाई डोंट नो कि उसकी बेचारे की किसी ने बात सुनी है कि नहीं सुनी। और मैं मज़े की बात बता दूँ, डॉक्टर समर मुबारक बंद बिलोंग्स टू कसूर, वो कसूर के हैं। कितनी मज़े की बात। अच्छा जी, हमारे सिटी के हैं जी, प्राउड मोमेंट। अच्छा जी, अब देखें इसके अंदर ना, अब कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बुक से बता देता हूँ, आप थोड़ा फोकस कर लें। देखिए पेज 121 निकाल लें। सबसे पहला क्वेश्चन जो ऊपर मैंने लिखा था वो था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल या कार्बोनाइजेशन। तो यार इसका फर्स्ट पैराग्राफ आपने पूरा लिखना है। कोल इज़ एन इंपॉर्टेंट सॉलिड फ्यूल एंड बिकम्स अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक compounds when subjected to carbonization or destructive distillation. When coal is heated in the absence of air, temperature ranging from 500 to 1000 degrees centigrade is converted into coke, coal gas and coal tar. Coal tar contains a large number of organic compounds which separate out on fractional distillation. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हम कोल तार हासिल करते हैं, लेकिन कोल तार के अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, मैंने बताया कोल तार लिक्विड है, मैंने वहाँ बताया ना, तो मैंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का भी बताया कि जब भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं हम लिक्विड मटेरियल्स की करवाते हैं। तो देखा ना, जो मैंने बात बताई उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी यहीं पे आ गई। तो यहीं पर देख लें कि कोल तार लिक्विड है, तो उसके अंदर से और भी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स निकाली जाती हैं, और वो जो होती हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से नहीं निकाली जाती, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है उनकी। अच्छा, इससे आगे चलते हैं जी। यहाँ पर आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो इसके अंदर हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें ना जो कीवर्ड्स हैं ना, अगर आपने बिल्कुल बुक में लिखा हुआ है ना, तो इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स लाइक टेम्परेचर रेंज 500 टू 1000 डिग्री है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, और उसके अलावा जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं, आप इन चीज़ों को मार्कर से लिख सकते हैं, ठीक है, या नीचे अलग लिख के पिन पॉइंट कर देना कि इसके अंदर 3 प्रोडक्ट्स हमें हासिल होती हैं।
तो इस तरह से लिख दें जैसे मैंने आपको लिख के दिया है, तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इसमें से एक वर्ड भी आगे पीछे आपने नहीं करना। देखें ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर छोटा सा है, और जो छोटे आंसर्स होते हैं ना उनका एक प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि आप उसमें ज़रा सी भी गलती करें आपका नंबर पूरा कट जाता है। एक लेंथी क्वेश्चन हो उसमें एग्जामिनर भी देख रहा होता है कि इतना लंबा क्वेश्चन का आंसर लिखा बच्चे ने, चलो थोड़ी बहुत ही गलती होगी इग्नोर कर दें, लेकिन 3-4 लाइंस का आंसर लिखा और उसमें भी गलती हो गई, एग्जामिनर नंबर काट लेता है। तो इस चीज़ से आपने बचना है। अच्छा जी, अब देखें इसके बाद है द टोटल कोर, ये सारे आगे MCQs हैं, मैं रीड कर देता हूँ। The total core resources of Pakistan are estimated by the Geological Survey of Pakistan to be 184 billion tons. ये बात MCQ है, इसको हाईलाइट कर लें। About 80% of this coal is used to bake bricks in lime kilns. भट्ठियों के अंदर हम बस ईंटें बेक करने के लिए इसका 80% हिस्सा ज़ाया कर देते हैं। Then guys आगे देखते हैं, besides some quantity used for domestic purposes. आगे है conscious efforts are being made by the government to induct coal into industry by government to induct coal into industry by setting up coal based power units. अब ये देखिए इतनी कॉन्शियस एफर्ट्स की जा रही हैं कि पिछले 22 सालों से कोई पावर प्लांट नहीं लगा इतनी कॉन्शियस एफर्ट्स की जा रही हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अच्छा जी, आगे है द सिंध कोल अथॉरिटी एंड द डायरेक्टरेट्स ऑफ मिनरल डेवलपमेंट of the Punjab, Balochistan and WFP are all keen to expand coal utilization in power generation, for which many incentives have been made available. बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, गोली मारें इसको, इसमें कुछ भी नहीं है। 1-2 MCQs जो बताए हैं वो आप कर लें। तो अभी जो है आज का जो लेक्चर है यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। इससे अगले लेक्चर में हम नेचुरल गैस पेट्रोलियम पे बात करेंगे। तो गाइज़ लेक्चर थोड़े स्लो ज़रूर चल रहे हैं, लेकिन ना इनफैक्ट आपके सारे MD कैट और ECAT की भी तैयारी करवानी है, इस वजह से हम थोड़ा स्लो और अच्छी तरह से समझ के चलेंगे। तो इस सेंस में मैं कहता हूँ कि आपके पास टाइम कम है। अगर आपने कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग जाना है तो फिर आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है। हाँ, अगर इसी तरह करना साल के एंड पे गैस पे रट्टे लगा के तैयारी कर लेनी है, पेपर दे देने, तो फिर आप MD कैट या ECAT की उम्मीदें उतार के घर रख के जाइएगा, मैं पहले कह रहा हूँ। तो एनीवे गाइज़ हम इसको यहाँ स्टॉप करते हैं। गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।